हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा केमिकल थर्मोडायनामिक्स का लेक्चर नंबर 8 है। इसके पहले के लेक्चर में हमने एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर वॉल्यूम वर्क स्टडी किया था और उसका फाइनल इक्वेशन भी हमें पता चला था, दैट इज W इज इक्वल टू माइनस पी एक्स इंटू डेल्टा वी। अब हमें इस लेक्चर में स्टडी करना है फ्री एक्सपांशन, उसी इक्वेशन से रिलेटेड है। इक्वेशन हमें वही रखना है, ठीक है। बस फ्री एक्सपांशन के बारे में स्टडी करना है, क्योंकि हमने प्रेशर वॉल्यूम वर्क में भी एक्सपांशन ही देखा था, ठीक है। इसमें भी हमें एक्सपांशन ही देखना है। और वहाँ पे क्या था कि सिंपल गैस का एक्सपांशन होता है, उसकी वजह से एक फोर्स एक्सर्ट होता है, उसकी वजह से वहाँ पे एक पर्टिकुलर वर्क होता है। और उसको हमने मैथमेटिकली जब सॉल्व किया तो हमें एक इक्वेशन मिला था, W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। अब वही एक्सप्रेशन की हेल्प से हमें फ्री एक्सपांशन स्टडी करना है। तो फ्री एक्सपांशन मतलब क्या? अब फ्री एक्सपांशन मीन्स एक्सपांशन अगेंस्ट द जीरो अपोजिंग फोर्स। व्हाट इज फ्री एक्सपांशन? फ्री एक्सपांशन इट्स अ expansion against a zero opposing force. Expansion against a zero opposing force मतलब वहाँ पे अपोजिंग फोर्स कैसा रहेगा? ज़ीरो रहेगा, ठीक है। एक्सपांशन अगेंस्ट द ज़ीरो अपोजिंग फोर्स, इट इज़ कॉल्ड एज ए फ्री एक्सपांशन। और ऐसा जो एक्सपांशन है वो कहाँ पे होता है? इट ऑकर्स इन अ वैक्यूम। इट ऑकर्स इन अ वैक्यूम। वो ऑलवेज कहाँ पे होगा? वैक्यूम में होगा। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। फ्री एक्सपांशन मतलब क्या? एक्सपांशन अगेंस्ट अ जीरो अपोजिंग फोर्स। वहाँ पे कोई भी, अब जीरो अपोजिंग फोर्स इज़ नथिंग बट द एक्सटर्नल प्रेशर। ये याद रखना है हमें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि जीरो अपोजिंग फोर्स इज़ नथिंग बट द एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है। फ्री एक्सपांशन इट्स ए एक्सपांशन अगेंस्ट अ जीरो अपोजिंग फोर्स। वहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर कैसा रहेगा? एकदम ज़ीरो रहेगा, ठीक है। और ये जो एक्सपांशन होता है इट ऑकर्स इन अ वैक्यूम। इस टाइप का जो फ्री एक्सपांशन है वो कहाँ पे होता है? वैक्यूम में होता है, ठीक है। एंड वैक्यूम में होता है मतलब उसके ऊपर कोई भी अपोजिंग फोर्स एक्ट नहीं करेगा, ठीक है। और एक्सपांशन तो होगा ही गैस का। तो वर्क डन बाय द सिस्टम ड्यूरिंग सच एक्सपांशन इज गिवन बाय इक्वेशन। और जो भी वर्क डन उस सिस्टम में होगा, ठीक है, उस एक्सपांशन के टाइम पर, एक्सपांशन कहाँ पे होगा? वैक्यूम में। मतलब वैक्यूम में जो गैस का एक्सपांशन हो रहा है, तो उस एक्सपांशन के टाइम पे सिस्टम का जो वर्क डन है वो हम कौन सा इक्वेशन से दे सकते हैं? W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, ठीक है। ये आपको याद रखना है, W इज इक्वल टू माइनस पी एक्स इंटू डेल्टा वी, ठीक है। तो W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, इस इक्वेशन से हम फ्री एक्सपांशन लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि गैस एक्सपांड हो रही है वैक्यूम में एंड देर इज़ नो अपोजिंग फोर्स। वहाँ पे अपोजिंग फोर्स भी नहीं है। अपोजिंग फोर्स नहीं मतलब एक्सटर्नल प्रेशर, मतलब अपोजिंग फोर्स जीरो है या फिर अपोजिंग फोर्स नहीं है, इसका मतलब एक्सटर्नल प्रेशर वहाँ पे क्या रहेगा? जीरो रहेगा। मतलब वैक्यूम में जो एक्सपांशन होता है उसमें पी एक्स की वैल्यू क्या रहेगी? जीरो। मतलब एक्सटर्नल प्रेशर इज एक्ट एज अ अपोजिंग फोर्स। आपको याद है, आपको पता है, इसके पहले बताया था कि एक्सटर्नल प्रेशर इज नथिंग बट द अपोजिंग फोर्स है। और वैक्यूम में अगर एक्सपांशन है तो वैक्यूम में वो ऑलवेज ज़ीरो होता है, ठीक है। और उसी टाइम पे वहाँ पे जो एक्सपांशन होगा उसको हम बोलेंगे फ्री एक्सपांशन, ठीक है। अगर हमने इस इक्वेशन में ये वैल्यू को पुटअप कर दिया, सो व्हाट वी गेट हियर? W इज इक्वल टू माइनस ज़ीरो इंटू डेल्टा वी। एंड ऑब्वियसली जब आप आंसर निकालो तो आपका वर्क भी क्या आएगा? ज़ीरो। मतलब जब वैक्यूम में आप कोई एक्सपांशन करते हो तो वर्क डन क्या कैसा होता है? वहाँ पे ज़ीरो। देयर इज़ नो वर्क डन इन अ वैक्यूम। वैक्यूम में कोई भी वर्क डन नहीं होता, ठीक है। और उस टाइप के एक्सपांशन को बोलते हैं फ्री एक्सपांशन, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, नो वर्क इज डन व्हेन द गैस एक्सपांड फ्रीली इन वैक्यूम। आप क्या बोल सकते हो कि नो वर्क इज डन, नो वर्क इज डन when the gas expand in vacuum, या फिर when gas expands freely in vacuum, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आपको इसके पहले वाला जो प्रेशर वॉल्यूम वर्क का वही इक्वेशन यूज़ करना है, बट
वहाँ पे जो इक्वेशन हमने स्टडी किया था उसके लिए हमने एक सिलेंडर कंसिडर किया था, उसमें गैस भी इंक्लूड किया था, उसमें हमने एक फ्रिक्शनलेस मूवेबल रिजिड पिस्टन भी अटैच किया हुआ था, और वहाँ पे बताया था कि वहाँ पे गैस का गैस जो है वो एक्सपांड हो रही है, ठीक है, और गैस की एक्सपांड होने की वजह से वहाँ पे गैस के एक्सपांड होने की वजह से वहाँ पे पिस्टन जो है वो अपर डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है, ये बताया था। और गैस का प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर दोनों इक्वल है, इसकी वजह से वहाँ पे क्या हो रहा है कि वो पिस्टन अपर डायरेक्शन में मूव हो रहा है और एक्सपांशन का वर्क हो रहा है। एक्सपांशन के टाइम पे आपको जो जो चेंजेस मिले वो हमने मैथमेटिकली पुट अप करके हमने इक्वेशन निकाला था W माइनस पीक्स इंटू डेल्टा V, ठीक है। अब वही हमें यूज़ करना है फ्री एक्सपांशन, मतलब हमने कोई सिलेंडर कंसिडर नहीं किया, हम सिर्फ गैस है और वैक्यूम है, तो वैक्यूम में हम फ्री एक्सपांशन हो रहा है, और वैसे भी वैक्यूम में फ्री एक्सपांशन ही होता है क्योंकि उसमें उस वैक्यूम में कोई भी बाहर का फोर्स उसके ऊपर एक्ट नहीं करता, अपोजिंग फोर्स एक्ट नहीं करता, मतलब एक्सटर्नल प्रेशर वहाँ पे बिल्कुल भी ज़ीरो रहता है। एक्सटर्नल प्रेशर बिल्कुल ज़ीरो अगर है तो इन दैट केस अगर हम इस इक्वेशन को अप्लाई करते हैं तो एक्सटर्नल प्रेशर ज़ीरो रहेगा, तो वहाँ पे वर्क डन होगा ही नहीं, ठीक है। वहाँ पे वर्क डन कितना मिलेगा आपको? ज़ीरो, क्योंकि जब तक अपोजिंग फोर्स नहीं होता तब तक हम वर्क डन काउंट नहीं कर सकते। अगर एक्सटर्नल प्रेशर ही ज़ीरो है तो फ्री एक्सपांशन तो होगा बट वहाँ पे वर्क ज़ीरो ही होगा, वर्क काउंट नहीं होगा। इसलिए वहाँ पे दिया कि नो वर्क इज डन व्हेन द गैस एक्सपांड फ्रीली इन वैक्यूम। जब कोई गैस वैक्यूम में एक्सपांड होती है तो उस टाइम पे वर्क डन बिल्कुल भी ज़ीरो होता है बस। तो इसका मतलब क्या कि वर्क होने के लिए एक्स्ट्रा प्रेशर अपोजिंग फोर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फ्री एक्सपांशन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है यूनिट्स ऑफ एनर्जी एंड वर्क, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? यूनिट्स ऑफ एनर्जी एंड वर्क हमें स्टडी करना है। सो नेक्स्ट पॉइंट इट्स अ यूनिट्स ऑफ एनर्जी एंड वर्क। हमें एनर्जी एंड वर्क के यूनिट स्टडी करना है, और ये आपको इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, तो वाइल सॉल्विंग प्रॉब्लम यू हैव टू यूज़ द यूनिट्स ऑफ ईच टर्म। जैसे वर्क है उसका यूनिट, मास है, सॉरी मास नहीं रहेगा यहाँ पे, यूनिट रहेगा, प्रेशर रहेगा, वॉल्यूम रहेगा, ठीक है। ये टर्म्स रहेंगे आपके इक्वेशन में, प्रेशर का यूनिट, वर्क का यूनिट, वॉल्यूम का यूनिट, ये यूनिट्स रहेंगे। तो उसको अगर हमें कोई दोनों तीनों टर्म में से कोई एक भी टर्म फाइंड आउट करें तो हमें उसके यूनिट के बारे में पता होना चाहिए, उसके कन्वर्जन्स के भी बारे में पता होना चाहिए। इसलिए हमें आपको ये टॉपिक दिया हुआ है यूनिट्स ऑफ एनर्जी एंड वर्क। सो आपके लिए ये टर्म नई भी हो सकती है, मे बी आपने 11th स्टैंडर्ड में देखा भी होगा, अगर नहीं है तो आपको ये बाय हार्ट थोड़ा लर्न करना पड़ेगा। सो वहाँ पे आपको दिया है रिलेशन 1 जूल जो होता है, तो 1 जूल मतलब कितना होता है? 1 जूल इज इक्वल टू 1 kg मीटर स्क्वायर एंड सेकेंड स्क्वायर इनवर्स। आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि 1 जूल इज इक्वल टू 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पर सेकेंड स्क्वायर ना बोलते हम सेकेंड स्क्वायर इनवर्स भी बोल सकते हैं, मतलब ये डिवीजन में है ये वाला, ठीक है। सेकेंड स्क्वायर इनवर्स जो है वो इन आप अगर डिवाइड में ले रहे हो तो आप माइनस नहीं लोगे, डायरेक्ट आप स्क्वायर ले सकते हो। तो 1 जूल इज इक्वल टू 1 kg, या फिर आपको लिख के भी बता देती हूँ, आप उसको ऐसा भी लिख सकते हो, इट बिकम्स 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, आप ऐसा भी ले सकते हो, ठीक है। बट इंस्टेड ये बेटर है, ठीक है। सो इसको हम फिर से डिवाइड कर लेते हैं। 1 जूल इज इक्वल टू 1 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर इनवर्स, ओके। तो ये हो गया 1 जूल का कन्वर्शन, एंड दैट इज इक्वल टू द 1 पास्कल मीटर क्यूब। ये आपको याद रखना है कि 1 जूल मतलब हाउ मच? 1 kg इन kg मीटर एंड सेकेंड। SI सिस्टम में आपको यूनिट दिया एक्चुअली 1 जूल इज इक्वल टू 1 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर इनवर्स इज नथिंग बट द 1 पास्कल मीटर क्यूब है, ठीक है। अब अगर हमें ये टर्म देखना है 1 पास्कल की, तो 1 पास्कल मतलब हाउ मच इट इज़। अगर 1 पास्कल है तो 1 पास्कल जो होता है इट इज़ नथिंग बट द 1 kg, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 kg मीटर इनवर्स एंड सेकेंड स्क्वायर इनवर्स। इसको माइनस सिंपल यहाँ पे माइनस किया हुआ। सो 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मच इट इज़? 1 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर इनवर्स इज इक्वल टू 1 पास्कल मीटर क्यूब। तो आपको सिर्फ 1 पास्कल चाहिए, मीटर क्यूब नहीं चाहिए, तो आप इस मीटर क्यूब को इसमें से माइनस कर दो, ठीक है। अगर आपने इसमें से माइनस कर दिया, इसको इसमें से माइनस कर दिया, तो आपका आंसर कितना मिलेगा?
1 मिलेगा। मतलब आप सिंपल इसको इसमें से निकाल दोगे तो आपको 1 पास्कल की वैल्यू मिल जाएगी। मतलब आप ये -t यहाँ पे है, ये m³ यहाँ पे, इसको साइड में शिफ्ट कर दो तो m² माइनस m³ तो आप ये माइनस हो जाएगा, तो बिकॉज है m-। तो आपको नहीं समझ में आया तो डायरेक्ट आप लर्न कर लो 1 जूल का क्या रिलेशन है, ठीक है, और 1 पास्कल का क्या रिलेशन। 1 पास्कल इज हाउ मच, इट इज़ 1 kg मीटर इनवर्स एंड सेकंड स्क्वायर इनवर्स है। नाउ आपको सपोज कंसिडर करके दिया कि आपके पास आपके पास इक्वेशन कौन सा अभी तक जो हमने देखा, W इज इक्वल टू माइनस पी एक्स इंटू डेल्टा वी आपका इक्वेशन है। W इज इक्वल टू माइनस पी एक्स इंटू डेल्टा वी आपका इक्वेशन है। सो W इज इक्वल टू माइनस पी एक्स इंटू डेल्टा भी आपका इक्वेशन है। अगर हमने कंसिडर किया कि आपका प्रेशर जो है वो बार में है, ठीक है, आप जो प्रेशर ले रहे हो एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है, उसका यूनिट है बार, एंड आपने जो वॉल्यूम लिया है वो है आपका DM³ में। सो उसमें क्या होगा, आपका जो वर्क का यूनिट है वो क्या आएगा, वर्क इज इक्वल टू आएगा, अगर हमने प्रेशर का बार लिया है यूनिट एंड वॉल्यूम के लिए DM³ यूनिट लिया है, तो आपका वर्क का यूनिट क्या आएगा, इट्स अ बार DM³, इट्स अ यूनिट ऑफ वर्क डन। ये क्या है, वर्क का यूनिट है, इट्स अ यूनिट ऑफ वर्क का यूनिट क्या है, बार DM³। कब, जब आप प्रेशर बार में ले रहे हो, आप वॉल्यूम DM³ में ले रहे हो, तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला W इज इक्वल टू बार एंड वॉल्यूम इन DM³, तो आपका यूनिट क्या आएगा, बार DM³, आपका ये वर्क का यूनिट आएगा, ठीक है। अब इस वर्क के यूनिट को हम जूल में कन्वर्ट करेंगे। एक तो वर्क हम स्पेशली आपको पता है, अभी बताया था मैंने इसके पहले कि इसमें नेचर ऑफ हीट एंड वर्क में कि वर्क जो है इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वर्क ही एनर्जी का फॉर्म है, और एनर्जी का यूनिट जो होता है एक तो आइदर आप जूल में लिखते हो या फिर आप किलो जूल में लिखते हो, या फिर ज़्यादा से आप किलो कैलोरी में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, लेकिन मोस्टली हम यूज़ करते हैं जूल्स एंड किलो जूल्स में। तो आपको इस बार DM³ को कन्वर्ट करना पड़ेगा जूल्स में, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए आपको एक रिलेशन दिया है जिससे आप क्लियर हो जाए कि हाउ वी कन्वर्ट द बार DM³ इनटू जूल, ठीक है। बार DM³ इट्स ऑल्सो यूनिट ऑफ वर्क एंड वी हैव अनदर यूनिट दैट इज जूल्स, एंड मोस्टली वी प्रिफर द जूल या फिर किलो जूल, दैट्स वाई वी आर कन्वर्टिंग द बार DM³ इनटू जूल। सो नाउ अब रिलेशन देखो, रिलेशन जो है हमें पहले हमारा यूनिट क्या हम लिख लेते हैं, W इज इक्वल टू आपने जो यूनिट देखा था आपका इक्वेशन माइनस पी एक्स इंटू डेल्टा भी आपका रिलेशन था। इसमें हमने प्रेशर का यूनिट लिया था बार एंड वॉल्यूम का यूनिट लिया था DM³, तो हमारा यूनिट क्या बन गया था, बार DM³ भी हमारा यूनिट बन गया था वर्क के लिए। नाउ वी हैव टू कन्वर्ट इनटू अ जूल, सो हाउ वी कन्वर्ट इनटू जूल, देखो यहाँ पे इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें कंसिडर करना है 1 बार इज इक्वल टू, ये भी आपको लर्न करना पड़ेगा, 1 बार इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 पास्कल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 kg मीटर इनवर्स एंड सेकेंड स्क्वायर इनवर्स, ठीक है। 1 बार मतलब कितना होता है, 10 टू द पावर 5 पास्कल होता है, ठीक है, एंड 1 पास्कल मतलब हाउ मच, kg मीटर स्क्वायर इनवर्स। हमने इसके पहले देखा था, आपको याद है, ठीक है, हमने देखा था, यहाँ पे देखो 1 पास्कल मतलब हाउ मच इट इज़, 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 kg मीटर इनवर्स सेकेंड स्क्वायर इनवर्स। तो अगर हमने यहाँ पे 10 टू द पावर 5 पास्कल लिया तो 10 टू द पावर 5 पास्कल इज इक्वल टू 1 10 टू द पावर 5 kg मीटर इनवर्स सेकेंड स्क्वायर इनवर्स। आपको लिख के बता देती हूँ, ठीक है, आपको पता है यहाँ पे इन शॉर्ट में यहाँ पे लिख के बता देती हूँ कि आपका 1 पास्कल मतलब हाउ मच इट इज़, 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 kg मीटर इनवर्स सेकेंड स्क्वायर इनवर्स है, ठीक है। अब 1 पास्कल मतलब 1 kg मीटर स्क्वायर इनवर्स, तो ऑब्वियसली 10 टू द पावर 5 पास्कल इज नथिंग बट द 10 टू द पावर 5 kg मीटर इनवर्स सेकेंड स्क्वायर, जहाँ पे 1 है वहाँ पे हमने 10 लिखा, बाकी जैसे का वैसा, ठीक है। इसी रिलेशन से हमने इसको निकाला कि 1 बार मतलब कितना होता है, 10 टू द पावर 5 पास्कल होता है, एंड 10 टू द पावर 5 पास्कल मतलब क्या होता है, 10 टू द पावर 5 kg मीटर इनवर्स सेकेंड स्क्वायर इनवर्स होता है। जैसे 1 पास्कल मतलब 1 kg मीटर स्क्वायर इनवर्स, वैसे 10 टू द पावर 5 पास्कल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 kg मीटर इनवर्स सेकेंड स्क्वायर इनवर्स। ये रिलेशन को आप देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नाउ आपका जो यूनिट है वर्क का वो क्या है, इट इज 1 बार DM³, okay, it's a unit of work. So
आपको पता है ये आपका कन्वर्शन हो गया, इसको आपको याद रखना है कि 1 बार मतलब 10⁵ पास्कल होता है, एंड 10⁵ पास्कल मतलब क्या होता है 10⁵ kg मीटर इनवर्स सेकेंड स्क्वायर इनवर्स। नाउ वी हैव टू कन्वर्ट द वर्क बार डी एम क्यूब को हमें कन्वर्ट करना है। तो हमने कंसिडर किया 1 बार डी एम क्यूब, सपोज हमारा वर्क कितना है 1 बार डी एम क्यूब है, तो 1 बार डी एम क्यूब को आपको कन्वर्ट करना है जूल्स में। इसके लिए हम यहाँ पे मैंने बार पहले लिखा है, तो सॉल्व करते टाइम मैं डी एम क्यूब को पहले ले लेती हूँ और इसके बाद हम लेते हैं बार को, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हो, इसके नीचे वैल्यू लिख लेते हैं। सो डी एम क्यूब मतलब हाउ मच, डी एम को आपको फिलहाल तो वैसे ही रखना है। एंड बार आपको पता है कि 1 बार मतलब हमने कितना लिया है 10⁵ kg मीटर इनवर्स सेकेंड स्क्वायर, तो आपको ये लेना है 10⁵ kg मीटर इनवर्स एंड सेकेंड स्क्वायर इनवर्स, ये हमने ले लिया। अब यहाँ पे थोड़ा शिफ्ट कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हो गया आपका 1 बार डी एम क्यूब। नाउ देखो यहाँ पे 1 बार डी एम क्यूब जो हम निकाले वो, अब यहाँ पे देखो डी के जगह पे आपको याद रखना है वी हैव टू टेक अ 10⁻³ मतलब हम एम क्यूब लिखेंगे, ठीक है। एम क्यूब डी एम क्यूब को कन्वर्ट करना है हमें एम क्यूब में, तो इसके लिए हम उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, डी के जगह पे हम क्या लेंगे 10⁻³ से एम क्यूब जैसा का वैसा, डी एम क्यूब को एम क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इन याद रखने के लिए आपको डी के जगह पे कितना लेना है 10⁻³ लेना है, ठीक है। और ये वाली टर्म जो है वो जैसे कि वैसे ही रहेगी 10⁵ kg मीटर इनवर्स एंड सेकेंड स्क्वायर इनवर्स, ओके। नाउ देखो इसको सॉल्व करते हैं। आपको पता है ये दोनों टर्म जो है वो 10 के पावर में -3 और यहाँ पे 10 के पावर में 5, मतलब उनका बेस सेम है, तो ऊपर का एडिशन हम कर सकते हैं। तो +5 और -3 मतलब 5 - 3 मतलब आंसर आएगा 2। तो यहाँ पे 10⁻ आएगा 2, ओके। नाउ यहाँ पे देखो ये एम क्यू ये टर्म है और मीटर इनवर्स है, ठीक है, मतलब 3, इसका भी बेस सेम है, तो ऊपर का एडिशन होगा 3 - 1 मतलब आएगा 2, ठीक है। तो m के पावर में 2 आएगा, ठीक है। kg जैसा का वैसा ही रहेगा और सेकेंड स्क्वायर भी जैसा का वैसा रहेगा। अब देखो इसको थोड़ा सा आपके बुक में थोड़ा अलग दिया है, मैंने थोड़ा सा उल्टा सीधा थोड़ा सा हुआ, हम इसको अरेंज कर लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें 10⁻² मतलब हम लिख सकते हैं 100, ओके। उसके बाद kg पहले लिखेंगे क्योंकि देखने में अच्छा लगता है और हमें आदत है उसकी, kg। उसके बाद आएगा मीटर स्क्वायर, उसके बाद आएगा सेकेंड स्क्वायर इनवर्स। सो 100 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। आपको पता है कि ये जो यूनिट है वो हमने इसके पहले देखा है, kg मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर इनवर्स। आपको पता होगा सबसे स्टार्टिंग में हमने 1 जूल का रिलेशन लिखा, देखो तो बता देती हूँ। तो ये रिलेशन देखो यहाँ पे 1 जूल इज इक्वल टू 1 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर इनवर्स, ये आपका यूनिट है, ठीक है। आपने इसके पहले क्या देखा है, ठीक है, 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मच इट इज़ 1 जूल इज इक्वल टू 1 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर इनवर्स। तो यहाँ पे 100 है, तो हम यहाँ पे अगर लिखते 100 1 के जगह पे अगर 100 लिखते तो 100 kg मीटर स्क्वायर एंड सेकेंड स्क्वायर इनवर्स ऐसा लिखते, तो ऑब्वियसली कितना जूल हो जाएगा 100 जूल, मतलब 1 जूल इज इक्वल टू 1 kg मीटर स्क्वायर इनवर्स, तो 100 जूल इज इक्वल टू 100 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर इनवर्स। तो इंस्टेड ऑफ दिस हम क्या पुटअप कर सकते हैं, जूल पुटअप कर सकते हैं। देखो यहाँ पे क्योंकि ये और ये टर्म सेम है, तो ऑब्वियसली इसलिए पे हम ये टर्म लिख सकते हैं क्योंकि ये टर्म सेम है, ये टर्म भी सेम रहेगी। सो नाउ इट बिकम्स 100 जूल, ओके। तो ये हो गया आपका 1 बार डी एम क्यूब। सो इट्स 1 बार डी एम क्यूब इज इक्वल्स टू 100 जूल, ठीक है। तो अगर आप कन्वर्शन करना ना तो आप लिख सकते हैं 1 बार डी एम क्यूब वर्क मतलब कितना जूल होता है 100 जूल इतना वर्क होता है, तो आपको ये ऐसा कन्वर्शन काम में आएगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इट्स अ कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमम वर्क। ये बता देती हूँ आपको इन शॉर्ट में, बहुत ज़्यादा नहीं है इसमें। कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमम वर्क का जो पॉइंट है वो सिंपल है, कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमम वर्क
कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमम वर्क हमें स्टडी करना है, जस्ट कंसेप्ट स्टडी करेंगे एग्जैक्टली मैक्सिमम क्या होता है। देखो हमने इस अभी तक जो इक्वेशन देखा था वो था W इज इक्वल टू माइनस पी एक्स इंटू डेल्टा वी, दैट इज इक्वेशन नंबर 4.5 अकॉर्डिंग टू योर बुक। आपके बुक में इसका इक्वेशन नंबर दिया 4.5, स्टार्टिंग में वो मेंशन भी किया है कि आपका जो इक्वेशन है 4.5 दैट इज W इज इक्वल टू माइनस पी एक्स इंटू डेल्टा वी, दैट शोज द अमाउंट ऑफ वर्क परफॉर्म बाय द सिस्टम इज गवर्न बाय द एक्सटर्नल प्रेशर, मतलब एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से होने वाला जो वर्क वहाँ पे सिस्टम परफॉर्म करे उसका वो इक्वेशन है। ठीक है, इक्वेशन 4.5 क्या शो करता है, इट्स अ अमाउंट ऑफ वर्क, इक्वेशन 4.5 शोज अमाउंट ऑफ वर्क परफॉर्म बाय द सिस्टम, सिस्टम वर्क परफॉर्म करवा रही है और वो वर्क किसके अगेंस्ट में हो रहा है, अगेंस्ट द एक्सटर्नल अपोजिंग फोर्स। तो this equation shows the work done by the system, amount of work performed by the system is governed by the external pressure या फिर external opposing फोर्स, दोनों टर्म आप यूज़ कर सकते हो, इसको एक्सटर्नल प्रेशर भी बोल सकते हो और अपोजिंग फोर्स भी बोल सकते हो। सो W इज इक्वल टू माइनस पी ई एक्स इंटू डेल्टा वी, तो ये आपका इक्वेशन हो गया W इज इक्वल टू माइनस पी एक्स इंटू डेल्टा वी। नाउ देखो आपका नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जितना ज़्यादा आपका एक्सटर्नल अपोजिंग फोर्स रहेगा उतना ज़्यादा आपको वर्क डन की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, लार्जर द अपोजिंग फोर्स मोर वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम टू ओवरकम इट, क्योंकि जितना ज़्यादा आप किसी को अपोज करते हो उतना जैसे आपने देखा होगा, अगर कोई किसी को आप बोलते हो कि ये मत करो ये मत करो, तो ऑब्वियसली वो फोर्सफुली वही चीज़ करता है। इसमें भी वैसा होगा कि आप जितना ज़्यादा अपोज करोगे प्रोसेस सिस्टम को वर्क करने के लिए, तो उतना ज़्यादा वो वर्क परफॉर्म करता है। तो लार्जर द एक्सटर्नल अपोजिंग फोर्स देन लार्जर इज द वर्क, अगर आपने अपोज ज़्यादा किया तो वर्क भी सिस्टम में ज़्यादा होता है। ठीक है, लेकिन अगर आपने अपोजिंग फोर्स से जीरो अप्लाई कर दिया, जिससे हमने इसके पहले देखा था कि अगर हमने एक्सपांशन वैक्यूम में करते तो वैक्यूम में तो एक्सटर्नल प्रेशर होता ही नहीं है, वो जीरो होता है, तो इन दैट केस वर्क भी जीरो होता है। मतलब अगर अपोजिंग फोर्स अगर जीरो है, अगर ये वाली टर्म अगर जीरो है तो ऑब्वियसली आपका वर्क भी क्या आता है, ज़ीरो आता है। ठीक है, अगर एक्सटर्नल प्रेशर जीरो है तो वर्क भी क्या आता है, ज़ीरो आता है। लेकिन अगर आप इस वर्क को ज़ीरो से लेकर इंक्रीज़ करते जाते हो, उसको बढ़ाते जाते हो, देन व्हाट हैपन, वर्क विल बी नीडेड बाय द सिस्टम, तो उसमें क्या होता है, वर्क भी आप अगर एक्सटर्नल प्रेशर को, ये एक्सटर्नल प्रेशर है, अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर को अगर जीरो से रेंज से बढ़ाते बढ़ाते जाते हो तो डेफिनेटली वहाँ पे वर्क भी क्या हो जाता है, इंक्रीज़ होते जाता है, वर्क भी बढ़ते जाता है। ठीक है, उसकी भी वैल्यू बढ़ते जाती है। और अगर अपोजिंग फोर्स मतलब एक्सटर्नल प्रेशर या फिर अपोजिंग फोर्स, इसको हम क्या बोल सकते हैं, अपोजिंग फोर्स भी बोल सकते हैं या फिर उसको हम एक्सटर्नल प्रेशर भी बोलते हैं। तो ये एक्सटर्नल प्रेशर या फिर ये अपोजिंग फोर्स अगर मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच गया, हम एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं और वो एक मैक्सिमम वैल्यू अगर वो अप्रोच करता है, तो इन दैट केस अगर पी एक्स अगर मैक्सिमम है तो इन दैट केस आपको वर्क भी कैसा मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। ये भी आपको याद रखना है कि आप अगर अपोजिंग फोर्स अगर मैक्सिमम रीच करता है तो सिस्टम परफॉर्म्स मैक्सिमम वर्क, लेकिन आपको ये याद रखना है कि अपोजिंग फोर्स बीइंग सॉरी अगर एक्सटर्नल प्रेशर अगर आपने ज़्यादा बढ़ा दिया, मतलब अपोजिंग फोर्स अगर आपने ज़्यादा बढ़ा दिया तो वर्क भी बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अगर एक्सटर्नल प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो आपको उसको ओवरकम करने के लिए, उस एक्सटर्नल प्रेशर को दबाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स उस सिस्टम में करने पड़ते हैं। ठीक है, तो आपको इसका भी ध्यान रखना है। ये बात तो सच है कि एक्सटर्नल प्रेशर जितना बढ़ेगा उतना वर्क डन होगा, लेकिन उसकी भी एक लिमिट रहेगी। अगर आपने बहुत ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश की तो आपको सिस्टम के वर्क को कंट्रोल करने के लिए आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे। ठीक है, नाउ आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि व्हेन द अपोजिंग फोर्स बिकम्स ग्रेटर दैन द ड्राइविंग फोर्स द प्रोसेस गेट रिवर्स। आपको पता है कि आपको अभी तक कहा कि कोई भी प्रोसेस वर्क करती है, जैसे आपको बताया कि आपको एक सिलेंडर बताया है, एक सिलेंडर लेके दिया है। ठीक है, उस मतलब एक सिलेंडर का एग्जांपल हम कंसिडर करेंगे। सिलेंडर में आपको पता है कि आपको एक गैस कंसिडर करनी है, आप उसमें मूवेबल पिस्टन भी अटैच करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे गैस का प्रेशर जो होता है वो P होता है और इसको हम ड्राइविंग फोर्स बोलते हैं। आपको पता है इसके पहले मैंने ड्राइविंग फोर्स के बारे में बताया था। कोई भी प्रोसेस को काम करने के लिए, चलाने के लिए ड्राइविंग फोर्स की जरूरत होती है और उस काम को रुकवाने के लिए आपको किसकी ज़रूरत होती है, एक्सटर्नल प्रेशर को अपोज करने के लिए उसको हम बोलते हैं अपोजिंग फोर्स। ओके, गैस के प्रेशर को बोलते हैं
गैस के प्रेशर को बोलते हैं हम ड्राइविंग फोर्स, और बाहर से एग्जर्ट होने वाले फोर्स को बोलते हैं हम अपोजिंग फोर्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या बोले कि जितना ज़्यादा अपोजिंग फोर्स आप अप्लाई करोगे उतना तो आपको वर्क मिलेगा। एक्स्ट्रा अपोजिंग फोर्स को मैक्सिमम, ये अगर मैक्सिमम जाता है, अपोजिंग फोर्स अगर मैक्सिमम जाता है तो वर्क भी कैसा होता है, मैक्सिमम होता है। ये मैंने अभी आपको बताया। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर एक्सटर्नल प्रेशर अगर ग्रेटर हो गया किससे, प्रेशर ऑफ गैस से, अगर एक्सटर्नल प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया तो ये प्रोसेस जो है, जो शुरू है, क्योंकि ड्राइविंग फोर्स क्या करता है, प्रोसेस को ड्राइव करता है, प्रोसेस को चलाता है। ठीक है, अब ये प्रेशर, ये अगर ड्राइविंग फोर्स उसको चला रहा है तो चलाते चलाते अगर ये उससे बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो इन दैट केस ये प्रोसेस चल रहे थे फिर से। ये पिस्टन, जैसे आप ड्राइविंग फोर्स ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा ही ज़्यादा रहेगा। ठीक है, अगर ये इससे ज़्यादा है तो ये पिस्टन अपने आप अपवर्ड मूव करेगा। लेकिन अगर आप इसको बढ़ाते जाओगे, मैक्सिमम वर्क लाने के लिए इसको बढ़ाते बढ़ाते जाओगे तो वहाँ पे वो प्रोसेस में मैक्सिमम वर्क मिलने के बजाय वो क्या करेगी, आपको ये प्रोसेस रिवर्स हो जाएगी। आप मैक्सिमम वर्क करके थोड़ी देर छोड़ देते हैं। आपको पता है कि अगर ये दोनों प्रेशर अगर इक्वल है तो वहाँ पे इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा। लेकिन अगर ये प्रेशर ज़्यादा है तो आपकी प्रोसेस जो है वो चलती रहेगी, मतलब ड्राइव होती रहेगी। लेकिन उसके साथ साथ में पीएक्स भी मैक्सिमम चाहिए, बट उतना भी नहीं ज़्यादा चाहिए। मैक्सिमम वैल्यू इसकी होना, बट इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ड्राइविंग फोर्स से ज़्यादा वैल्यू होनी नहीं चाहिए। इसकी वैल्यू इसके कंपैरिजन में हमेशा ग्रेटर ही होनी चाहिए। मतलब ड्राइविंग फोर्स थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, उसके कंपैरिजन में एक्सटर्नल प्रेशर थोड़ा कम होना चाहिए। मतलब हम बोलते हैं जैसे कोई चुनाव लड़ते हैं, अगर दो पार्टी है तो ऑब्वियसली उसमें से एक पार्टी तो है स्ट्रॉन्ग, तो उससे थोड़ी सी ज़्यादा दूसरी पार्टी है। लेकिन जो वीक पार्टी है अगर वो थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ गई, स्ट्रॉन्ग हो गई, तो ऑब्वियसली वहाँ पे क्या होगा कि एक पार्टी की हार होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग मैटर है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि प्रोसेस को चलाने के लिए ड्राइविंग फोर्स थोड़ा ज़्यादा चाहिए एज़ कम्पेयर टू एक्सटर्नल प्रेशर। लेकिन अगर इन केस इससे भी ज़्यादा अगर ये बढ़ गया तो प्रोसेस आगे जाने के बजाय रिवर्स हो जाएगी, वो हमें नहीं चाहिए। ठीक है, प्रोसेस को हमें रिवर्स नहीं करना है। तो इन दैट केस दोनों के बीच में थोड़ा सा स्मॉल डिफरेंस होना ज़रूरी है। और दोनों के बीच का डिफरेंस जो है हम डेल्टा पी से दिखाते हैं, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कैसा बहुत ही स्मॉलर है। तो डेल्टा पी इज इक्वल टू पी माइनस पी एस। तो हम इसको इस इक्वेशन को पी एस के टर्म में लिखेंगे। पी ई एक्स इज इक्वल्स टू आपको आता है पी माइनस डेल्टा पी, बिकॉज हमें एक पुटअप करना है वो इक्वेशन डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी एक्स इंटू डेल्टा पी की इक्वेशन में ये इक्वेशन पुटअप करना है। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू आएगा माइनस पी माइनस डेल्टा पी इंटू डेल्टा वी। तो ये इक्वेशन भी आप अप्लाई कर सकते हो। और आपको चीज़ क्या याद रखनी है कि ये जो ड्राइविंग फोर्स है वो थोड़े से अमाउंट से ज़्यादा चाहिए इससे, तभी प्रोसेस आगे कंटिन्यू होगी। अगर ये बढ़ गया, उस थोड़ा सा भी बढ़ गया, तो प्रोसेस रिवर्स जाना स्टार्ट होगी। और ये भी चीज़ आपको याद रखना है कि जो प्रोसेस रिवर्सिबल होती है वही प्रोसेस आपको मैक्सिमम वर्क दे सकती है, लेकिन आपको उसको रिवर्स करना नहीं, ये भी याद रखना। प्रोसेस को रिवर्स नहीं करना है, बट प्रोसेस रिवर्सिबल होना चाहिए। मतलब अगर प्रोसेस रिवर्सिबल है तो ही वो मैक्सिमम वर्क का कंसेप्ट शो करेगी, अदरवाइज वो शो करेगी नहीं। लेकिन आपको प्रोसेस को रिवर्स नहीं करना है डब्ल्यू मैथ्स के लिए, और प्रोसेस को रिवर्स नहीं करना है, इसलिए प्रेशर, गैस का प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर, इन दोनों के बीच में थोड़ा सा ही इनफैटिजिबल डिफरेंस चाहिए। इनफैटिजिबल मतलब थोड़ा सा डिफरेंस, मतलब ये थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए, ये थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए, और ये थोड़ा सा स्मॉलर चाहिए, तो ही आपकी प्रोसेस रन होगी। लेकिन अगर बढ़ गया, अगर ग्रेटर हो गया, तो प्रोसेस जाएगी रिवर्स। ठीक है, तो प्रोसेस चलने के बजाय क्या हो जाएगी, रिवर्स। तो इसलिए हमें क्या चाहिए, दोनों के बीच में क्या चाहिए, इनफैटिजिमल डिफरेंस चाहिए। इनफैटिजिमल दोनों में डिफरेंस चाहिए। ठीक है, डिफरेंस अगर स्मॉल रहा और स्मॉलर डिफरेंस है तो उसमें भी ये क्या चाहिए, ग्रेटर चाहिए, तो प्रोसेस आगे जाएगी। ठीक है, और आपको डब्ल्यू मैक्स का इक्वेशन भी मिल जाएगा। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग मैटर है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हो, तो आपको मैं टॉपिक थोड़ा सा इंशाल्लाह बता दूँगी। आपको क्या याद रखना है कि प्रोसेस को चलाने के लिए प्रेशर जो होता है, ड्राइविंग फोर्स मतलब प्रेशर ऑफ गैस, वो ऑलवेज
बड़ा चाहिए, और वो भी थोड़े से अमाउंट से ही बड़ा चाहिए। किससे? एक्सटर्नल प्रेशर से थोड़े से अमाउंट से बड़ा चाहिए। और ये इसकी ऐसा नहीं कि ये बहुत कम चाहिए, इसकी वैल्यू भी आपको मैक्सिमम रखना ज़रूरी है, पर थोड़े से अमाउंट से ये फोर्स ज़्यादा रहेगा और ये फोर्स थोड़ा सा कम रहेगा, तो प्रोसेस अपने आप चलती रहेगी और आपको मैक्सिमम वर्क भी मिलेगा। लेकिन अगर इसको आपने बढ़ा दिया तो प्रोसेस रिवर्स चली जाएगी और हमें प्रोसेस को रिवर्स नहीं करना। सो थैंक यू।